नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिफाइन स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और इस चैनल में अभी जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम जो 30 जून 2020 को होने वाले हैं उसको देखते हुए इसमें रिवीजन के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं ताकि बच्चे कम से कम समय में जितनी भी प्रश्नावली हैं उनको रिवाइज कर सकें। इस चैनल में कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से है बहुपद वाली प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली जो है, उसके बाद में चौथी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं, उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति है जो 9th प्रश्नावली है आपके, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक वाला जो टॉपिक है वो जो प्रश्नावली है 17वीं वो भी इसमें अपलोड किया जा चुका है। और त्रिकोणमिति जो है जिसमें से दो प्रश्नावलियां, छठी प्रश्नावली और सातवीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इन प्रश्नावलियों के वीडियोस इस चैनल में पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप में से जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देखिए, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप ऊपर आई वाले बटन को दबाकर भी वो वीडियोस जो है उनका लिंक प्राप्त कर सकते हो। आप वो वीडियोस देखिए और अपना जो तैयारी है उसको अच्छी तरह से और पक्की कीजिए, रिवीजन कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी जो प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली, जिसमें आपके घन, घनाभ, गोला, बेलन है ना, जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उस प्रश्नावली को आज हम लेते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्नावली में किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको ज्यादा उलझना नहीं है और क्या क्या बातें हैं इन प्रश्नावली में आइए देखते हैं। अब बात करते हैं परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। ये जो तीन शब्द हैं जो अधिकतर सवालों में आते हैं। अगर किसी सवाल में दिया हुआ है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या आयतन ज्ञात कीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमें स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। लेकिन दिक्कत आती है जब सवाल में स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ नहीं होता कि भाई आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आयतन ज्ञात करना है। तो इस चीज को हम समझते हैं कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का अर्थ आप समझ सकते हो बाउंड्री, जैसे कि मान लीजिए ये एक चतुर्भुज बनाया हुआ है, ठीक है, ABCD। अब इसमें अगर परिमाप की अगर मैं बात करूं, परिमाप का मतलब हो गया कि ये जो आकृति है इसके बाहर वाला जो भी एरिया है, जैसे ये भुजाएं हैं, चारों भुजाएं, इनकी टोटल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। जैसे कोई खेत है, ठीक है, उसके चारों ओर जो आप दीवार बनाते हैं या कोई बाड़ लगाते हैं, कांटेदार बाड़ लगाते हैं ताकि दूसरे पशु उसमें एंट्री नहीं कर सके, बाहरी जो पशु हैं खेत की फसलों को खराब नहीं कर सके, ठीक है। तो वो जो बात हो रही है वो बात हो रही है बाउंड्री की, अर्थात परिमाप की। क्लियर। तो इस चतुर्भुज में अगर मैं परिमाप की बात करूं मतलब इनकी चारों भुजाओं का योग, अर्थात AB + BC + CD + DA, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया ये जो पूरा एरिया जो आप देख सकते हैं, जो मैंने छायांकित किया है, इस पूरे भाग का मान ज्ञात करना कि ये कितना है, ठीक है। तो ये बात होती है क्षेत्रफल की। अब ये तो हुई 2D आकृतियों की बात जो आप बोर्ड पे बना सकते हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई, इस प्रकार की दो ही चीजें होती है। जब तीन प्रकार की चीजें हो या 3D आकृतियां हो, उसमें फिर जो क्षेत्रफल होता है वो आपके दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें आपके घन भी आएगा, घनाभ भी आएगा, आपके जो है सिलेबस में वो है बेलन भी है, शंकु भी है, गोला भी है, अर्धगोला भी है ना, खोखला बेलन भी है। तो इन सारी चीजों के लिए एक बेसिक सा कांसेप्ट हम समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए ये एक चौक है मेरे हाथ में जो होगी एक बेलनाकार, ठीक है, एक बेलन के आकार की होगी। अब इसमें ये जो बाहरी वाला हिस्सा है जिसपे अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस पे कलर करना है बाहर, ठीक है, ये गोलाकार जो हिस्सा है, ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो बना रखा है मैंने, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। और अगर मैं साथ ही साथ यहाँ से अंगुलियां हटा के इन दोनों भागों को भी मैं अगर कलर करने की बात करूं, इस प्रकार से कुछ लैंग्वेज बन रही हो सवाल में, तब आपके पास आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। बात आती है आयतन की। आयतन का अर्थ होता है कि जैसे क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बाहर की तरफ कर रहा हूं, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे,
ये भी क्षेत्रफल भी काउंट हो रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि ये जो आकृति है बेलनाकार, ये जो चौक है, इस चौक को बनाने में कितना सामान काम में आया है। जैसे आप जानते हो कि ये जो है चूना पत्थर है, चौक जो है ना, तो इसमें कितना पत्थर काम आया है, कितनी मात्रा जो है इसमें पदार्थ की काम आई है, ठीक है, वो चीज होती है आयतन की। जैसे मान लीजिए कोई बोतल है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, वो बात होगी आयतन की। कोई कमरा है जिसमें कितनी जगह है, पूरा कमरा कितनी जगह घेर रहा है, बात हो रही है आयतन की। उस कमरे में कितना सामान भरा जा सकता है, बात हो रही है आयतन की। क्लियर? तो मेरे हिसाब से परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको आप क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर सवाल में आपको ये पता चल गया कि आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आयतन ज्ञात करना है, तो आपका आधी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाएगी। क्योंकि अगर सवाल में ये पता चल गया ना, तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सूत्र आपको याद रखने हैं, और सूत्र याद होने के पश्चात, क्योंकि देखो सूत्र भी खूब सारे हैं, है ना, क्षेत्रफल के भी सूत्र हैं, आयत के भी आपके घन के भी हैं, घनाभ के भी हैं, है ना, उनका संपूर्ण क्षेत्रफल भी है, आयतन भी है, खूब सारी चीजें। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि आयतन ज्ञात करना है या क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना है, क्षेत्रफल में भी कौन सा क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब लेते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरह से सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं क्या है सवाल में। आपको एक सवाल दे रखा है जिसमें दिया हुआ है कि यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है, तो और साथ ही साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है। अब ये समकोणिक समांतर षटफलक क्या होता है, घनाभ और घन, आप समझते हो ना, घन और घनाभ क्या होता है, उसमें आमने सामने के जो फलक होते हैं, सतह होती है, या आप कह सकते हो जैसे कमरा है ना, तो उसमें आप देख सकते हो छत है और जो फर्श है वो क्या है, समांतर है। दीवारें जो है आमने सामने वाली वो क्या है, समांतर है। तो ये भी एक समांतर षटफलक का उदाहरण है। जैसे आपके पास रबर होता है ना, नया रबर अगर हम लेते हैं ना, जो पेंसिल के लिए आता है ना रबर, वो भी क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। उसमें भी आप देखोगे तो आमने सामने की जो सतह होती है वो सारी क्या होती है, समांतर होती है, और साथ ही साथ जो किनारे होती हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं, वो 90 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके समांतर षटफलक, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो घनाभ या घन, ठीक है। अगर भुजाएं समान हो जाएगी तो वो घन हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। क्लियर? तो कुल मिलाकर ये जो इतनी बड़ी बात दे रखी है ना, समांतर षटफलक या समकोणिक समांतर षटफलक, इसके स्थान पर अगर घनाभ होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता। क्लियर? खैर कोई बात नहीं, इस सारी बात का अर्थ हम समझ गए कि क्या दिया हुआ है, एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और आपसे आयतन पूछा गया है। तो हम किस तरह से करते हैं, देखिए, हम कहते हैं जो समांतर षटफलक है, या फिर आप घनाभ कह सकते हो, उसकी लंबाई को हम L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से अगर हम व्यक्त करें, तो आपको दिया गया है L, B और H का अनुपात 6:5:4 दिया हुआ है। क्लियर? अब क्या करना है, अब देखिए, ये अगर जो अनुपात है, यहाँ पे एक जो है अनुपातिक स्थिरांक अगर हम काम में लें, अर्थात x हमने एक स्थिर राशि हमने काम में ली है, ठीक है, जिसका मान अभी हम ज्ञात करने वाले हैं, तो ये L, B और H का मान हो जाएगा 6x, 5x और 4x। अर्थात अगर आप इनका वापस अनुपात लोगे, देखिए 6x अनुपात 5x अनुपात 4x, और अनुपात को सरल वापस आप करोगे तो जो समान संख्या है उसका आप भाग दे सकते हो, तो x का तीनों में भाग दे सकते हो, तो वापस मान कौन सा आ जाएगा, 6:4:5:4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हमें एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता है, क्योंकि 6:5:4 है, एग्जैक्ट लंबाई कितनी है, एग्जैक्ट चौड़ाई कितनी है, एग्जैक्ट ऊंचाई कितनी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक x जो है वो हमने काम में ले लिया। तो कुल मिला के यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास x के फॉर्म में आ गई। अब आप जानते हो कि आगे क्या दे रखा है इसमें, कि दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, कोष्ठक के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, इस तरह से। या आप एल, बी और एच के हिसाब से कह सकते हो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये मान पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है।
ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है और ये मान आपको दे रखा है। हमने क्या किया, इस सूत्र में L, B और H जो है इनके स्थान पर ये वाले जो मान है वो हम इसमें पुटअप कर देते हैं। अर्थात L के स्थान पर देखिए कितना आ जाएगा 6x और B के स्थान पर कितना आ जाएगा 5x। इसी तरह से अगला जो पार्ट है वो है BH मतलब 5x इंटू 4x, ठीक है, 5x इंटू 4x। इसी तरह से आगे है आपके पास कौन सा, ये LH का मतलब 6x इंटू 4x, क्लियर। और बराबर में आपके पास पड़ा है 33,300 वर्ग सेमी, ठीक। अब देखिए 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 और x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा 20x स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 6x इंटू 4x कितना 24x स्क्वायर और ये दो एज इट इज पड़ा है। इनको जब आप जोड़ेंगे 30, 20 और 24 को कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 और 24 74 x स्क्वायर आ जाएगा। और x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा इसके भाग में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 225। अब आप देख सकते हो कि x स्क्वायर का मान 225 है तो x का मान क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हो तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। अब हमारे पास x का मान आ चुका है, क्लियर, x का मान आ गया है। तब हम क्या कर सकते हैं, L, B और H जो हमने x के रूप में माने थे तो यहाँ पे आप x का मान रख सकते हो। तो 6 इंटू 15 x का मान कितना है 15 है ना, तो L का मान कितना आ जाएगा 6x मतलब 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। इसी तरह से B का मान आ जाएगा 5 इंटू 15 75 सेंटीमीटर और H का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू x मतलब 4 इंटू 15 बराबर 60 सेंटीमीटर, क्लियर। ये हमारे पास L, B और H अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसके तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं। और अब क्या पूछा गया आपसे, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है घनाभ का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अर्थात L इंटू B इंटू H। तो L, B और H ये जो मान हमने ज्ञात किए हैं वो हम यहाँ रख देंगे और इनकी गुणा करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और आयतन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है या मीटर क्यूब होती है, घन सेमी है ना, घन मीटर, इस तरह से। तो चूंकि सेंटीमीटर में चल रहा था सवाल में, सेंटीमीटर में मान दिए हुए हैं तो आयतन किसमें डाल लिया हमने, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी में हमने आयतन लिख दिया, क्लियर। अब लेते हैं एक और सवाल, देखते हैं क्या है इस सवाल में। अब एक सवाल दे रखा है कि समान धातु के 3 घन हैं जिनकी कोर मतलब उनकी भुजा, किनार, कॉर्नर जो होता है ना, कॉर्नर वाली लाइन भुजा जो होती है ना, मतलब घन की भुजा आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हुआ क्या कि 3 घन थे, ठीक है, अलग अलग माप के है ना, क्यूब थे 3, जिनको क्या किया, पिघला कर क्या किया गया है, इसको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस नए घन की जो कोर की लंबाई या उसकी भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें बेसिकली कौन सा कांसेप्ट आएगा, परिमाप का आएगा, क्षेत्रफल का आएगा या आयतन का आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे चौक है ना, ये जैसे मान लीजिए चौक है, ये जिस चीज की बनी हुई है, अगर इसके बारे में बात हो रही है कि इसमें कितनी मात्रा लगी है इसको बनाने में, तो बात होगी किसकी, आयतन की। तो जब कभी भी आप ये मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लोहे के बने हुए, ठीक है, तीनों घन क्या है, लोहे के बने हुए हैं, उनको पिघलाओगे तो किसका उस समय क्या चीज प्राप्त होगी, पिघला हुआ लोहा प्राप्त होगा। वो क्या होगा, उस समय हम इस बारे में क्या बात करेंगे, हम कहेंगे कि ये क्या है, आयतन है, क्लियर। जो घन है वो किस चीज का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, उसको पिघला के आप नई चीज बनाओगे तो लोहा तो उतना का उतना ही उसमें काम आएगा ना, मतलब बात किसकी हो रही है, आयतन की हो रही है, क्लियर। तो इस सवाल में आपके कौन सा कांसेप्ट काम आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल काम नहीं आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल काम नहीं आएगा, किस चीज का काम आएगा, इसमें आयतन का काम आएगा, क्लियर। तो इसमें दिया हुआ है कि 3 समान धातु के 3 घन है। अब हम जानते हैं कि घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो पहले वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगी, भुजा क्यूब। दूसरे का 4 की घात 3 हो जाएगी और तीसरे वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगी। जिनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों जोड़ रहे हो आप, क्योंकि तीनों को पिघलाकर जो कुल मात्रा आई धातु की उससे आप एक नया घन बना रहे हैं। तो इससे आपको कितनी मात्रा मिलेगी धातु की, मान लीजिए अगर लोहा है तो 27 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब पहले वाले घन से, है ना। तो तीनों घनों को मिलाकर कुल कितना लोहा प्राप्त हो रहा है, वो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब इस लोहे से, इस धातु से आप एक नया घन बनाते हैं, ठीक है। तो
नया घन जो बनेगा कितना उसमें लोहा कितना काम आएगा, उतना ही काम आएगा, 216 ही, अर्थात नए घन का आयतन कितना होगा, 216। अब नए घन का आयतन कितना होगा, 216 होगा, तो नए घन का आयतन कितना लेना है हमें, 216 लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो नया घन बनाया जा रहा है इसकी भुजा मतलब उसके एक किनार या एक कॉर्नर या जो एक कोर है उसकी लंबाई हमने मान ली कि माना वो x सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब घन का आयतन कितना है, 216 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं कि घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, इसका मतलब x क्यूब किसके बराबर होगा, 216 के, और x का मान कितना होगा, यहाँ पे क्यूब रूट है बेटा, ध्यान रखिएगा ये 3 है, मतलब आप ये कह सकते हो घनमूल लेने पर, क्या लेने पर, घनमूल लेने पर। जब आप घनमूल लेंगे तो 216 का घनमूल किस तरह से लोगे, आप जिस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हो इस तरह से 216 है ना, यहाँ पे आप इसमें भाग देंगे 2 का 3 का अलग अलग, और उसके बाद में जब वर्गमूल लेना होता है तब तो आप 2 के ग्रुप बनाते हो, घनमूल में आप किसका ग्रुप बनाओगे, 3 का ग्रुप बनाओगे। जिस तरह से मान लीजिए 2 का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 108 बार जाएगा, उसके बाद में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 54 बार जाएगा, उसके बाद में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा, फिर भाग जाएगा 9 बार, 3 का फिर जाएगा 3 बार, और फिर 3 से 1 आ जाएगा। अब आप अगर इसमें 3 का ग्रुप बनाओगे तो कितना आएगा, एक ग्रुप बनेगा 2 का और एक ग्रुप बनेगा 3 का, अर्थात 2 इंटू 3, 2 और 3, 2 इंटू 3, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 के ग्रुप बनाते हैं, घनमूल में हम 3 के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, 3 का एक जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे घनमूल कितना जाएगा, 2 इंटू 3, अर्थात x का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं उसमें क्या है। अब एक सवाल दे रखा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, साथ ही साथ आपको विकर्ण की लंबाई भी दे रखी है, और आपसे पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में तो स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि क्या क्या बात दे रखी है और क्या चीज ज्ञात करनी है, तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। वो देखिए क्या है कि हम मान लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है ना, तो हम मान लेते हैं लंबाई जो है वो l है, ऊंचाई जो है वो h है, और चौड़ाई जो है वो b है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्या दिया हुआ है सवाल में कि इन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है 19, इसका मतलब l प्लस b प्लस h कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। उसके बाद में बात आ रही है विकर्ण की लंबाई। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, रूट ऑफ, क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, अर्थात l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है विकर्ण की लंबाई। क्लियर। जो आपको दे रखी है 11। अब क्या करेंगे कि अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, क्यों, ताकि ये अंडर जो है वो हट जाए, ठीक है। तो जैसे ही वर्ग करोगे तो ये अंडर हट जाएगा और यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कितना होता है 121। तो हमारे पास एक ये समीकरण आ चुकी है। अब बात आती है कि एक समीकरण हमारे पास ये है l, b और h, और एक समीकरण है l स्क्वायर, b स्क्वायर और h स्क्वायर में। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि इन दो समीकरणों से l, b और h इन तीनों का मान ज्ञात नहीं होना, क्योंकि सवाल में और कोई डाटा नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर तो आ जाएगा। किस तरह से, देखिए इन दोनों समीकरणों पे अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे l, b और h है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, दोनों का, तीनों का सॉरी। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, यहाँ पे तो 19 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे होगा इस पूरे पक्ष का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर किस तरह से ज्ञात करते हो, आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में आता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। क्लियर। तो इस सूत्र से आपके पास a, b और c की जगह क्या l, b और h है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो ये सूत्र भी याद करने में कोई आसान नहीं है आपको, सॉरी मुश्किल नहीं है। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये होता है ना। तो इससे मिलता जुलता है। जब यहाँ पे दो चीजें हैं तो दो चीजों का स्क्वायर है अलग अलग, यहाँ पे 3 चीजें हैं तो 3 चीजों का अलग अलग स्क्वायर है। अब जब यहाँ पे 2 चीजें हैं तो 2ab आ रहा है, यहाँ पे 3 चीजें हैं तो एक तरह से 2ab भी आएगा, 2bc भी आएगा, 2ac भी आएगा, उसमें से 2 कॉमन लोगे तो इस तरह से मान आ जाएगा। क्लियर।
तो इस सूत्र से अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस जो है स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों का अलग अलग स्क्वायर हो गया। उसके बाद में क्या आता है 2 इंटू, आप अलग अलग भी लिख सकते हो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या आप एक साथ दो कॉमन लेके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू ab मतलब l इंटू b प्लस का 2bc मतलब b इंटू h और 2ac मतलब 2 इंटू l इंटू h। इन तीनों में से अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू lb प्लस bh प्लस lh, इस तरह से, या फिर ठीक है आप या तो इस तरह से याद रख सकते हो या 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस तरह से भी याद रख सकते हो। अब बात आती है कि इससे फायदा क्या हुआ कि देखो ये जो है ना l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये मान आपके पास समीकरण 2 में पड़ा है, देखिए है ना। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 121 या 121 यहाँ पे लिख सकता हूँ, जिससे क्या आ जाएगा कि ये 121 इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 361 माइनस 121, क्लियर। ये 361 कैसे आएगा 19 के स्क्वायर से, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इससे आगे क्या करेंगे। तो देखो ये जो है ना 2 इंटू एल पी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये कुछ मिलता जुलता सूत्र है, आप याद कीजिए। ये जो बात है ये होती है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात ये जो एल एच एस है ना ये पूरा, ये क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसका मान कितना है 361 माइनस 121 मतलब कि 240। आपको ज्ञात क्या करना था बेटा, ज्ञात यही करना था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात ये जो है ना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वही आपको ज्ञात करना था जो आसानी से ज्ञात हो गया है। अब देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं क्या है वो सवाल। जो अगला सवाल है इसमें दे रखा है कि 44 मीटर लंबी 15 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी जो दीवार बनानी है, इसमें इतने नाप की ईंटें दे रखी है, जिसमें 22 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर माप की एक ईंट है। तो आपसे पूछा गया है कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्षेत्रफल का लॉजिक लगेगा या आयतन का लॉजिक लगेगा। तो उसमें देखिए क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको क्या कहा था, उदाहरण लिया था आपको इस चौक का, कि जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बार बार वाला हिस्सा है ना। इसी तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा कि ये हिस्सा और ये हिस्सा भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर दीवार की बात छोड़े, अगर मैं कहूँ आपको एक पिलर बनाना है, एक खंभा बनाना है, ठीक है ईंटों से, तो क्या उसमें चारों तरफ ईंटें लगेगी या वो पूरा ईंटों से ही बनेगा, बाहर बाहर ईंटें लगेगी या पूरा का पूरा ईंटों से ही बनेगा। तो आप कहेंगे सर वो ईंटों से ही बनेगा पूरा का पूरा, अर्थात उसके बाहरी तरफ से आप देखोगे तो ईंटें रहेगी, अंदर की तरफ भी उसमें क्या रहेगा ठोस रहेगा ना, वो सॉलिड रहेगा, ईंटों से ही रहेगा। इसी तरह से दीवार की अगर हम बात करें तो दीवार जो होगी उसमें क्या होगी, ईंटें ही ईंटें होनी है। बाहर ऐसा नहीं है कि बाहर और मतलब एक तरफ और दूसरी तरफ ईंटें रहेगी, बीच में खाली पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी दीवार जो है वो ईंटों से ही बनी हुई रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे बात होगी आयतन की, न तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की न संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसमें बात किसकी होगी, आयतन की बात होगी, क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दीवार का भी आयतन निकालना पड़ेगा और ईंट का भी आयतन निकालना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और भी दे रखी है बेटा, वो क्या है, ध्यान से अगर आप देखें तो दीवार की लंबाई जो है वो मीटर में है, ऊंचाई जो है वो मीटर में है, लेकिन चौड़ाई किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप आयतन का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों मान जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, वो सेम इकाई में होनी चाहिए, या तो सारे मीटर में होने चाहिए या किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, लंबाई जो है वो 44 मीटर है, हम इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से, आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्लियर। तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 44 मीटर में क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएंगे, अर्थात 4400 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से ऊंचाई में भी आप क्या करोगे, 100 की गुणा करके इस ऊंचाई को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। और जो चौड़ाई है वो आपको दे ही रखी है 35 सेंटीमीटर की। और इसी तरह से आपके पास ईंटों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें, ठीक है, सारी ईंटें समान है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, वो लिख लिया। अब इसमें बात आती है कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि ईंटों की संख्या कितनी होगी, कि दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, क्लियर। तो दीवार का आयतन कितना होगा,
और एक ईंट का आयतन कितना होगा? देखिए दीवार पे अगर हम गौर करें कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मानों पे अगर हम गौर करें तो ये देखिए अलग अलग है ना। तो ये है एक घनाभ। और इसी तरह से ईंट के बारे में बात करें तो ये मान भी क्या है? अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ईंट के भी अलग अलग है, आपस में सेम नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? घनाभ है। और घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर? तो दीवार भी क्या है? घनाभ के आकार की है, ईंट भी क्या है? घनाभ के आकार की है। तो दीवार का आयतन भी क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब 4400 इंटू 1500 इंटू 35। ठीक है? और ईंट के लिए भी क्या करोगे? इन तीनों की गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास मान आ जाएगा 1,50,000, अर्थात कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रकार की दीवार बनाने में? 1,50,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं एक और सवाल। देखिए बच्चों, अब आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में ये जो रोलर है वो कितना क्षेत्रफल को समतल करेगा। अब ये सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो रोलर जो होता है वो किस प्रकार का काम करता है, क्या होता है। आप जानते हो सड़क को समतल करने के लिए है ना जो मशीन होती है वो होती है रोड रोलर। वो क्या करती है? उसके आगे वाला हिस्सा जो आप देखते हो वो होता है एक बेलन के आकार का होता है। ठीक है? इस तरह का एक रोलर होता है ना, जिसके आगे वाला हिस्सा क्या होता है? एक बेलन के आकार का। आप इसको चौक से समझ सकते हो, इस आकार का होता है। ठीक है? इस टाइप का होता है ना, बड़े ढोल जैसा गोल है ना, बेलन के आकार का। वो बहुत भारी होता है और वो जब रोड पे चलता है तो जो भी उबड़ खाबड़ जगह है उसको क्या करता है? समतल करता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लायक है कि जैसे मान लीजिए ये एक मैंने एक चौक ली है जिसपे आप देख सकते हो एक कलर कर रखा है मैंने, ब्लैक कलर का। ठीक है? यहाँ पे इससे हम समझते हैं कि मान लीजिए ये जो है वो रोड रोलर वाला आगे वाला पहिया है ढोल की तरह का, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये स्टार्ट करता है और लगभग यहाँ से, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो जगह है आगे वाली वो उबड़ खाबड़ है। ठीक है? तो इसको अगर इसको समतल करना है तो ये चलेगा और जो अपना एक राउंड पूरा करेगा, तो राउंड पूरा करते समय ये जब वापस यहाँ पे आएगा तो हम मान लेंगे कि इसने एक राउंड पूरा कर लिया है। तो इस तरह से इस कंडीशन में इसने मान लीजिए इतनी सी जगह को क्या किया? समतल किया। क्लियर? अब ये जो जगह समतल हुई इस कंडीशन में ये जो चौक है इसका कौन सा हिस्सा काम आया? ये जो चौक थी ना इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस था ना ये इसको समतल करने वाला, इसमें कौन सा हिस्सा काम आ रहा है? आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा काम आ रहा है इसका। ठीक है? ये वाला और ये वाला हिस्सा काम नहीं आ रहा है। देख लीजिए जैसे ही ऐसे रोटेट करेगा, है ना, इस तरह से जब ये चलेगा तो ये वाला हिस्सा काम आ रहा है, ये ऊपर और ये नीचे वाला जो सर्किल शेप का है वो काम में नहीं आ रहा है। और बेलन के इस हिस्से को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्लियर? तो इस कंडीशन में आपके जो रोलर वाला ये जो सवाल है इसमें काम आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम आएगा। खैर देखते हैं क्या चीजें हैं इसमें। आपको दे रखा है रोलर की लंबाई। लंबाई मतलब जैसे ये जो रोलर था है ना वो इतना लंबा था, इतना लंबा, अर्थात ये जो बेलन है उसकी हम क्या मान सकते हैं? ऊंचाई मान सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दे रखा है रोलर की लंबाई जो है वो कितनी है? 2 मीटर, जिसको हम बात कर लेते हैं बेलन की ऊंचाई से, स्मॉल h से इसको संकेत दे देते हैं। उसके बाद में व्यास जो है वो दे रखा है 1.4 मीटर। व्यास दे रखा है, इसका मतलब व्यास क्या होता है? 2 × r, 2 × त्रिज्या जो कितनी है? 1.4। तो r का मान कितना हो जाएगा? 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब देखिए इस बात को हमने लिख रखा है, जो भी हमने समझा था वो क्या है कि रोलर का एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा क्यों हुआ ये आप समझ चुके होंगे, अभी हमने बात की थी। और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। क्लियर? तो इस सूत्र में ये जो मान आ रहा है ना वो किसका है? एक चक्कर लगाने में क्षेत्रफल है। तो अगर ये 5 चक्कर लगा रहा है, दिया हुआ है ना 5 चक्कर लगाने में, है ना, तो 5 चक्कर लगाएगा तो कितना एरिया कवर होगा? कि जितना एक चक्कर क्या हो रहा है उसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 × 2πr/h। क्लियर? अब आप इसमें मान रख दीजिए पाई का, r का और h का। ठीक है? तो पाई की जगह तो हम लिख देंगे 22/7, r की जगह आ जाएगा 0.7
और h की जगह आ जाएगा 2 मीटर। क्लियर। और जिसको आप सरल करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 44 वर्ग मीटर। एरिया जो है ये रोलर 5 अपने रोटेशन में जो है उसको समतल करेगा। क्लियर। एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार से बेलन का एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं क्या है जो। अब एक सवाल दे रखा है आपको जिसमें दिया हुआ है दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है 5:4। आपसे पूछा गया है दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतनों का अनुपात भी आप ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करते हैं बेटा, देखिए हम मान लेते हैं कि माना जो दो बेलन है उसमें से पहले और दूसरे बेलनों की जो त्रिज्या है वो है r1 और r2। मान लीजिए पहले बेलन की त्रिज्या r1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 है, और जो ऊंचाइयां है पहले बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h1 और दूसरे की मान लेते हैं h2। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है आपको सवाल में कि त्रिज्याओं का अनुपात मतलब r1 अनुपात r2 आपको कितना दिया हुआ है सवाल में 2:3 दे रखा है। इसी तरह से ऊंचाइयों का अनुपात भी आपको दे रखा है। ऊंचाइयां कौन सी, h1 और h2, ये आपको कितनी दे रखी है 5:4 दे रखा है। तो देखिए r1 अनुपात r2 अगर 2:3 है इसका मतलब अनुपात को बटा में लिख सकते हो, बाद वाला अनुपात बटा में आ जाता है, मतलब r1 बटा r2 कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से h1 बटा h2 कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h). ठीक है, तो पहला बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा r1 और h1 लग जाएगा। दूसरे वक्र जो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ की जगह क्या आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा क्योंकि दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 है और ऊंचाई h2 है। क्लियर। तो अनुपात क्या आ जाएगा 2πr1h1 बटा 2πr2h2। अब यहाँ पे देखिए 2π और 2π तो सेम है, कट जाएंगे, 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कट जाएंगे ये तो। अब क्या बचा r1 बटा r2 गुणा में h1 बटा h2। तो r1 बटा r2 का मान ये रहा 2/3 और h1 बटा h2 का मान कितना है 5/4। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। यहाँ से ये कटेगा 2 बार, 5/3 × 2 मतलब 6, 5/6 अर्थात 5:6। ये तो आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बात करते हैं आयतन के अनुपात की, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए बेलन के आयतनों का अनुपात। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। क्लियर। अब पहले बेलन का आयतन क्या होगा, r और h की जगह 1 और 1 लग जाएगा, r1 और h1 हो जाएगा। दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा, r2 और h2 लग जाएगा। क्लियर। तो बेलनों के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा πr²h1 और πr2²h2। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए पाई से पाई कट जाएगा, फिर से r1² बटे r2²। ये कैसे ज्ञात करोगे, देखो r1² बटे r2² को मैं लिख सकता हूँ r1 बटे r2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। r1 बटे r2 का मान है आपके पास 2/3, है ना, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रही बात h1 बटा h2 की, ये मान तो आपके पास पड़ा है समीकरण 2 में 5/4। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 2/3 का वर्ग कितना हो जाएगा 4/9, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/9 अर्थात अनुपात कितना आ जाएगा 5:9 आ जाएगा। क्लियर। आसान से सवाल है बेटा, आराम से आप देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको इंपॉर्टेंट जितने भी इस प्रश्नावली में सवाल हैं वो सारे आपको यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब जो आपको सवाल दे रखा है उसमें दिया हुआ है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं है जिसको खोदा गया और उससे निकली गई जो मिट्टी है उससे एक चबूतरा बनाया गया जिसका माप है 22 मीटर बाई 14 मीटर और ऊंचाई आपको नहीं दी गई है। आपसे पूछा गया इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें समझते हैं कि इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा, क्षेत्रफल का लगेगा या आयतन का लगेगा। तो देखो कुएं में से आप मिट्टी निकाल रहे हो और उस मिट्टी से आप एक कोई चीज बना रहे हो, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, चबूतरे जो आप बना रहे हो उसके चारों ओर मिट्टी रहेगी या वो पूरा का पूरा मिट्टी का ही बना हुआ होगा। तो इस सवाल के हिसाब से तो वो पूरा का पूरा मिट्टी से ही बना हुआ होगा। जिस तरह से ये जो चौक है वो चूना पत्थर से बनी हुई है, तो इसमें ये जो चूना पत्थर है वो कितना काम में लिया गया है। जब हम ये बात करते हैं तब हम बात करते हैं आयतन की, अर्थात चबूतरा जो है वो जो इस मिट्टी से बनाया गया है, तो
जब ये बात हो रही है अर्थात हम बात कर रहे हैं चबूतरे के आयतन की। क्लियर? और कुएं में से आप मिट्टी निकाल रहे हो तो मिट्टी निकालने के बाद जो कुआं खाली जो होगा, होलो जो स्पेस बनेगा वो एक बेलनाकार आकृति का होगा। क्लियर? और उसमें पहले क्या थी? मिट्टी थी। तो उस बेलन मिट्टी जो आपने निकाली है वो क्या होगी? उस बेलन के अंदर की तरफ होगी पहले, है ना? पहले की कंडीशन जब कुआं नहीं था तो यहाँ पे वो जो मिट्टी निकाली जा रही है वो एक तरह से बेलनाकार आकृति की मिट्टी थी जो आपने निकाली, अर्थात बेलन का आयतन भी इसमें काम आएगा। और चबूतरा जो है वो आपको दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, अर्थात चबूतरा जो है वो घनाभ के आकार का होगा। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखते हुए इस सवाल में आगे बढ़ना है। तो देखिए, कुएं की गहराई या ऊंचाई जिसको हम h मान लेते हैं, व्यास आपको दे रखा है 7 मीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा 7/2 हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि कुएं से निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 22 मीटर बाय 14 मीटर। तो लंबाई हो गई 22 मीटर और चौड़ाई हो गई 14 मीटर। और ऊंचाई जो है चबूतरे की ऊंचाई उसको हम मान लेते हैं x। क्लियर? अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा कि चबूतरे का जो आयतन होगा वो किसका आयतन किसके बराबर होगा? कुएं के आयतन के बराबर होगा। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि चबूतरे में जो मिट्टी काम में ली जा रही है उस मिट्टी का आयतन बराबर होगा किससे? कुएं में से निकाली गई मिट्टी के आयतन के। उसी मिट्टी से तो आपने चबूतरा बनाया। अब कुएं में से जो मिट्टी निकाली वो किस आकार की थी? एक तरह से कुआं जो था वो किस आकार का था? बेलन के आकार का, है ना? तो बेलन का आयतन और इस चबूतरा अर्थात इस घनाभ का आयतन दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो घनाभ का आयतन आपको पता है क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो घनाभ का जो आयतन अर्थात चबूतरे का जो आयतन है वो तो हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एक्स, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यही मान है। और बात करते हैं बेलन की, ठीक है, कुएं के आयतन की जो बेलनाकार है उसमें आ जाएगा पाई के स्थान पे आ जाएगा 22/7। आर का मतलब कितना है? 7/2। स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2। फिर बात आती है एच की। एच कितना है? इसमें यहाँ पे 20 मीटर है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, है ना? अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखो 22, 7 और 20, अंश में कितना बचेगा? 22, 7 और 20। तो ये 22, 7 और 20 पड़े हैं एज इट इज। हर में क्या बचेगा? 2 और 2 गुणा में, तो ये 2 और 2 गुणा में। ये कहां से है? 22 और 14, ये आए इधर से। यहाँ पे थे ना इस पक्ष में गुणा में थे, तो इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? भाग में, ताकि यहाँ पे अकेला x बच जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 22 से 22 कट जाएगा। क्लियर? और आपके पास क्या बचेगा? 7 से ये 14 कटेगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है? और फिर आप देख सकते हो 2 से ये कटेगा कितना? 20, 10 बार। और इस 2 से ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। अर्थात यहाँ पे बचेगा 5/2 अर्थात 2.5 मीटर। अर्थात जो चबूतरा है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 5/2 मीटर या 2.5 मीटर। क्लियर? अभी इस वीडियो में जो हम सवाल ले रहे हैं ना बेटा, वो बिल्कुल सिंपल वाले, बिल्कुल वैसे नहीं ले रहे कि आपको जो है ना, जैसे मान लीजिए बेलन की बात हो रही है तो त्रिज्या दे दी, ऊंचाई दे दी और आपसे कह दिया इसका आयतन ज्ञात करो, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें सिंपल मान रख दो। हम वो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, वो क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो आप इजीली कर सकते हो। हम ले रहे हैं थोड़े से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है? कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए और इन क्वेश्चनों को अगर आप बिना देखे चले गए एग्जाम में तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है ना? थोड़े से ट्रिक टाइप के जो हैं, थोड़े से जो क्वेश्चन ध्यान रखने लायक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड पर हैं उनको हम इस वीडियो में अभी नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, अब आपको एक अलग सवाल दे रखा है जिसमें दिया हुआ एक शंकु के आकार का टेंट है जिसकी ऊंचाई दे रखी है और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये जो टेंट है वो 1.5 मीटर चौड़े कैनवास का बना हुआ है, उस कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट समझते हैं क्या चीज है। शंकु के आकार का टेंट है, ठीक है, और ये जो है किसी कैनवास से बना हुआ है। आप समझ सकते हो कोई कपड़ा है, आयताकार कोई कपड़ा था बड़ा सारा, है ना, उसको मोड़ के या उसको काट के कुछ इस तरह से मोड़ा गया कि वो शंकु के आकार का टेंट बनाया गया। क्लियर? अब जो आयताकार कपड़ा है, क्योंकि देखो लंबाई और चौड़ाई दो बातें हो रही है, ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि जो कैनवास था, या आप समझने के लिए जो हम मान रहे हैं कपड़ा जो है वो एक आयताकार है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई।
क्लियर। अब यह जो कपड़ा है वो लगाया गया शंकु बनाने में। अब शंकु जब बनाया जाएगा कपड़े से, ठीक है, तो वो कपड़ा उस शंकु में कहाँ कहाँ काम आएगा, उसके जो तिरछा जो होता है ना, जैसे ये शंकु आप देख सकते हो इस प्रकार का शंकु होता है ना, तो इसका ये जो वक्र वाला भाग है, मुड़ा हुआ जो भाग है, वहीं पर तो काम आएगा, यहाँ थोड़ी बिछाया जाएगा। क्लियर। ये जो वर्ताकार भाग आता है आधार में, यहाँ पे थोड़ी कपड़ा बिछाया जाएगा, मतलब कपड़ा कहाँ होगा, यहाँ पे जो इसका राउंड पार्ट होता है ना शंकु का, वहां पे होगा, अर्थात वक्र पृष्ठ। अर्थात इसमें ये आएगा कि जो कैनवास है जो हम आयताकार मान रहे हैं, उस आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा इस शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। क्लियर। तो इसमें कंसेप्ट ये काम आएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बातें दे रखी है। एक तो दे रखा है शंकु की ऊंचाई, तो मान लीजिए टेंट की ऊंचाई, या हम कह सकते हैं शंकु की ऊंचाई h दे रखी है 14 मीटर, त्रिज्या और जो तिर्यक लंबाई है, आप जानते हो शंकु में यहाँ पे ये क्या होता है, आधार की त्रिज्या होती है, और ये क्या होती है शंकु की ऊंचाई, और ये जो तिरछी हिस्सा है, तिरछी दूरी है, ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, जिसको हम स्मॉल l से जनरली डिनोट करते हैं। तो ये मान हो गए, क्योंकि ऊंचाई तो दे रखी थी, त्रिज्या और तिर्यक लंबाई जो है वो हम मान लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आगे क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार देखिए शंकु का आधार किस प्रकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, छोटी क्लासों में आ चुका है आपके कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा कितना, 346.5 मीटर स्क्वायर, जो होगा किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब पाई आप जानते हो कितना होता है, 22/7 के बराबर हम लेते हैं, तो पाई के स्थान पर हम कितना लिख देंगे, 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज पड़ा है। अब आर स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो 7 बट्टा में है, ये इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में, और ये जो 22 है ये गुणा में है, वो इस साइड में अगर हम भेजेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर 110.25। तो आर बराबर कितना आएगा, जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर आर का मान आ जाएगा 10.5 मीटर। क्लियर। इसके बाद में एक और बात यहाँ पे आती है, आप जानते हो शंकु का ये जो डायग्राम हम बनाते हैं, इसमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है ना, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, और इस कर्ण भुजा का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर, अर्थात एल स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। या फिर यहाँ से अगर मैं वर्गमूल ज्ञात करूं दोनों पक्षों का, तो एल बराबर किसके होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के वर्गमूल के। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसी सूत्र में ये r का मान जो भी हमने निकाला है और h का मान जो आपको दे रखा था वो यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। क्लियर। तो r का मान देखिए, आर स्क्वायर का मान पड़ा है हमारे पास, तो यही रख लेते हैं सीधा, नहीं तो आप 10.5 यहाँ पे लिख के उसका वर्ग भी कर सकते हो। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 306.25, और इसका आप लोगे वर्गमूल, इसका क्या लेंगे वर्गमूल, तो किसका मान ज्ञात होगा, एल का, कितना आ गया 17.5। उसके बाद में ये जो बात लिखी है ये हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत में डिस्कस की थी कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसमें कंसेप्ट क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, शंकु का जो शंकु के आकार का जो टेंट है उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर एल। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो जो मान हमारे पास हैं वो वैल्यूज रख के इसको सोल्व करेंगे। देखिए शंकु ये जो कैनवास है इसकी लंबाई तो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, चौड़ाई आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी सवाल में, देखिए 1.5 मीटर, तो यहाँ पे तो हम कितना लिख देंगे, चौड़ाई के स्थान पर 1.5, लंबाई के स्थान पे लंबाई पड़ा है। अब पाई के स्थान पर आप जानते हो कितना लिख सकते हो, 22/7। आर का मान अभी आपने निकाला था कितना, यहाँ 10.5 मीटर, वो हम यहाँ लिख देंगे, और एल का मान यहीं पे निकाला था हमने कितना, 17.5, ये एज इट इज पड़ा है। क्लियर। अब जब लंबाई का मान ज्ञात करोगे तो ये जो 1.5 है वो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 22/7 और ये 1.5 यहाँ बट्टा में आ गया, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज पड़ी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 385 मीटर, और ये भी कोई खास है नहीं, देखो ये कट रहा है यहाँ से, देखिए अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो आप, या 10 लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बट्टा में
10 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से भी आप एक पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हो, बटा में 10 लिख सकते हो। अब देखिए, या तो आप 15 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, और या फिर 15 इंटू 7 कितना होता है 105, और ये है 105, ये पूरा डायरेक्टली आपस में कट जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आप देख सकते हो इस 10 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा पुनः। क्लियर? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 से ये 10 कटेगा कितनी बार, 2 का भाग जाएगा यहाँ पे 11 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 बार, और फिर 5 का भाग यहाँ पे देंगे कितनी बार जाता है, देखिए 5 का भाग जाएगा 17 में कितनी बार, 3 बार, 2 बचेंगे शेष, और यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर? तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा कितना, 385 मीटर। इस तरह से हम इस सवाल में कैनवास की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब जो अगला सवाल दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है एक शंकु के आकार का कोई बर्तन था जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई भी दे रखी है। आपसे कहा गया है ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और क्या कहा जाता है, इस पानी को एक 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो उस पानी जो बर्तन होगा बेलनाकार, उसमें पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा, क्षेत्रफल का या आयतन का। देखिए मैंने पहले ही बात की थी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कि भैया जो आयतन होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे कोई बोतल है उसमें पानी भरा हुआ है ना, तो यहाँ पे जब इस पानी की बात होगी तो किसके बारे में बात होगी, आयतन के बारे में बात होगी। कमरे के अंदर हवा के बारे में बात होगी तो आयतन की बात होगी। किसी कमरे में कितना सामान भरा जा सकता है तो बात किसकी होगी, आयतन की होगी। तो यहाँ पे इस शंकुआकार बर्तन जो है इसका पानी दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है, तो बात किसकी हो रही है, आयतन की हो रही है। क्लियर? तो अब देखते हैं क्या क्या मान दे रखा है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को हमने स्मॉल r और स्मॉल h नाम दिया है, और बेलन के जो बेलनाकार बर्तन जो है उसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R और ऊंचाई को हमने जो है कैपिटल H नाम दिया है। जहां पे ऊंचाई हमने ली है पानी की ऊंचाई, पूरे बर्तन की ऊंचाई नहीं, केवल पानी की ऊंचाई। देखो बेलनाकार बर्तन होगा, उसमें जो पानी भरेंगे हम, पानी डालेंगे, तो वो जो पानी होगा वो भी बेलनाकार आकार का ही लेगा, है ना, बेलन के आकार का ही वो स्वरूप ले लेगा। तो हम बात करेंगे बेलनाकार बर्तन में जो पानी आएगा, है ना, पानी डालने पर जो पानी आएगा ना उसमें, वो पानी भी किस आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। तो हम उस बेलनाकार जो आकार का जो पानी होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, उसको हमने क्या नाम दिया है, कैपिटल H नाम दिया है। क्लियर? अब बात करते हैं कि बेलनाकार बर्तन में जो पानी है उस पानी का आयतन कितना होगा, जितना उस शंकु का आयतन था। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, r और h यहाँ पे हमने कैपिटल काम में लिए क्योंकि शंकु भी है इसी सवाल में, और शंकु के जो आयतन होता है वो होता है 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h, जहाँ पे r और h हमने स्मॉल काम में लिए हैं। क्लियर? ताकि दोनों में अलग अलग फर्क रह सके। अब देखो बेलनाकार जो पानी है उसका आयतन ये हो गया और शंकु का आयतन ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है, पाई r स्क्वायर h, हमें ज्ञात करना है h का मान। हम क्या करेंगे, h यहाँ रख लेते हैं, पाई r स्क्वायर को यहाँ बटा में भेज देते हैं, जहाँ पे r है ये कैपिटल वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। स्मॉल r और स्मॉल h का मान ये रहा, देखो शंकु की बात हो रही है, स्मॉल r और स्मॉल h मतलब शंकु जो है, r का मान है 10 और ऊंचाई स्मॉल h है 18, तो r स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 हो गया, h के स्थान पर कितना आ गया 18, और स्मॉल r जो है कैपिटल R जो है उसका मान है, वो चीज है आपके बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R वो कितनी है 5, तो यहाँ पे r स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 रह जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से ये कटेगा 18 कितनी बार, 6 बार। क्लियर? और 5 से ये कटेगा 2 बार, और 5 से फिर ये कटेगा 2 बार, 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24। आपके पास इस बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान से सवाल है बेटा, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं उसमें क्या है। अब एक सवाल आपको और दे रखा है, जिसमें दिया हुआ एक 9 सेमी त्रिज्या का अर्ध गोलाकार कटोरा है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड को, इस द्रव को एक बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है, जिसमें से एक बोतल की जो विमाएं है आपको दे रही है 3 सेमी उस बोतल का व्यास है, और उस बोतल की जो ऊंचाई है वो 4 सेमी की है। आपको पूछा गया है कि इस प्रकार की कितनी बोतलों में ये द्रव जो है वो भरा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, आपको आयतन ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि देखो बात हो रही है कि जो अर्ध गोलाकार कटोरा है उसमें कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को आपको किसी और में ट्रांसफर करना है।
बिल्कुल वही बात है जो हमने इस वीडियो में पहले भी देखी है कि जैसे कोई बोतल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ, उस पानी को कहीं आप ट्रांसफर करते हो, बात किसकी होती है? आयतन की। कोई धातु का बना हुआ कोई सॉलिड जो है कोई चीज है, जैसे कोई घन है, घनाभ है ना, कोई ठोस गोला है, उसको आप पिघला कर, ठीक है, किसी दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म करते हो, किसी दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट करते हो, तो किस चीज की बात होती है? आयतन की बात होती है ना। तो इस सवाल में भी बेसिकली क्या होगा? आयतन की ही बात होगी। देखते हैं क्या सवाल है, किस तरह से करते हैं। देखो हम बात करेंगे कि जो कटोरा है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, आपको उस कटोरे की त्रिज्या दे रखी है। हम इस कटोरे को त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर से संकेत नाम दे देते हैं इसको। उसके बाद में दिया हुआ जो बेलनाकार बोतलें हैं जिसमें जो लिक्विड है वो ट्रांसफर करना है, उसका व्यास आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जिसको हम स्मॉल आर से व्यक्त कर रहे हैं वो कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा मतलब 3/2। उसके बाद में उसकी ऊंचाई भी आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, उस बोतल की ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसी नाप की कितनी बोतलें हैं ये हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं इस नाप की x बोतलों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं इस प्रकार की जो बोतलें हैं बेलनाकार, उसकी संख्या कितनी है? x है। अब इसमें आप देखिए कि आपने जो अर्धगोलाकार कटोरा था, मान लीजिए हमने क्या किया कि 50 बोतलों में हमने उसको भर दिया, ठीक है। अब 50 बोतलों में जो टोटल लिक्विड है वो कितना होगा? जितना पहले था, अर्थात x बेलनाकार बोतलों का आयतन बराबर होगा किसके? अर्धगोलाकार कटोरे के आयतन के बराबर। तो इसका मान कितना होगा कि x इंटू एक बोतल का आयतन। 50 बोतलों में कितना पानी भरा जाएगा कि जितना एक बोतल में भरा जा रहा है इंटू 50, तो x बोतलें हैं तो कुल कितना आयतन होगा? x इंटू एक बोतल का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल आर, क्यों? क्योंकि हमने अर्धगोले के कटोरे की त्रिज्या को हमने क्या नाम दिया? कैपिटल आर नाम दिया है। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलनाकार जो बोतल है उसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच स्मॉल वाले काम में ले रहे हैं हम, संकेत पहले ही दे दिया इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? x इंटू एक बोतल का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा? 2/3 पाई आर क्यूब के। तो x बराबर कितना होगा? ये सारी चीजें कहाँ चली जाएगी? बटा में चली जाएगी। तो अंश में क्या रहेगा? देखो 2 पाई आर क्यूब, 2 इंटू पाई आर क्यूब बटा 3 जो पहले पढ़ा था अभी भी पढ़ा है। ये पाई आर स्क्वायर एच कौन सा है? ये वाला जो गुणा में था उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। आप देख सकते हो पाई से पाई कट जाएगा। और ये जो कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल एच है इसके मान हम यहाँ से रख देंगे, ठीक है। और जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, देखो 3 से ये कटेगा 9 3 बार, फिर इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्लियर। इसी तरह से इस 3 से ये 9 कटेगा कितनी बार? 3 बार, ठीक। और ये 2 इंटू 2 4 से ये 4 कट जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से मान बचेंगे? एक बचेगा 2, एक बचेगा 3, एक बचेगा 9, जिनके आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54। अर्थात कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी आपको? 54 बोतलों की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको ये जो सवाल है वो करने हैं। मेरे ख्याल से आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कब हम आयतन ज्ञात करते हैं, कब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि इस वीडियो में मैंने केवल ट्रिक वाले जो सवाल हैं, जो समझने वाले हैं, वही इसमें शामिल किए हैं जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट है। मैंने वो सवाल अभी नहीं लिए हैं जिनमें आपको डायरेक्टली सूत्र में मान रखना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। सूत्र आपको सारे याद रखने होंगे, ठीक है। चाहे बेलन का आयतन हो, चाहे खोखले बेलन का आयतन हो, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कब काम आता है, आयतन कब काम आता है। आयतन के अभी हमने 2-3 सवाल लिए हैं। इसमें सवाल इस प्रकार के भी बनते हैं कि जैसे ये कोई गोला है धातु का, ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करके पिघला के किसी दूसरे छोटे छोटे गोलों में बदलते हैं, तो इस प्रकार की कितनी गोलियां बनेगी, छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे। उसमें भी सेम यही कंसेप्ट आएगा कि एक गोले का आयतन छोटे वाले का इंटू उसकी संख्या बराबर होगी किसके? बड़े वाले गोले के जो पहले था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको हाथों हाथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाई के लिए दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को भी आप प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।